हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर पिछली क्लासों में जो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ रहे थे, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट में, आज उसी के क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो बहादुर शाह प्रथम है, हम लोगों ने कल देख रहे थे कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के गुरु 10वें, उनसे भी इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। फिर बुंदेला जो था, छत्रसाल बुंदेला का मतलब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का शासक जो था, उससे भी इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। और इस प्रकार से जो भरतपुर के जाट थे, यानी औरंगजेब के समय में जितने भी विद्रोह हुए और जितने भी लोग दूर हटे थे, उनसे मेल मिलाप की नीति अपनाई और अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था और सही तरीके से शासन करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, मेल मिलाप की नीति तो अपनाई, लेकिन सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उनके बाद उन्होंने राजगद्दी को समाप्त कर दिया था। जो गुरु की गद्दी हुआ करती थी, उस पर फिर दोबारा अगला कोई गुरु ना बने, इसलिए उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन उन्हीं की सेनाओं का एक सेनापति हुआ करता था, बंदा सिंह बहादुर, जिसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। बंदा सिंह बहादुर ही आगे चल करके जो है मतलब इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, इनसे संधि को तोड़ देगा। किसकी? बहादुर शाह प्रथम की। और बहादुर शाह प्रथम दिल्ली से अपनी सेना को लेकर के इसके ऊपर अभियान करने के लिए चलेंगे और उसी समय बहादुर शाह प्रथम की 1712 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है तो अगला जो बादशाह बनेगा मुगल, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, वो जहादर शाह बनेगा। ठीक, तो बीच में और भी 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। ठीक, इसको हम लोग अभी देखेंगे, जो मराठाओं का था युद्ध। तो आइए देखते हैं। हमने कल बताया था कि 1689 ईस्वी थी, जब 1689 ईस्वी में औरंगजेब 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने साहू जी को कैद कर लिया था। साहू जी को कैद कर लिया था। साहू जी को क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। किसको? साहू जी को। साहू जी कौन थे? शिवाजी के पौत्र। नोट कर लेंगे, शिवाजी के पौत्र। शिवाजी के पौत्र थे। मुगल जो मराठा साम्राज्य था, शिवाजी के वो थे, उन्हीं के पौत्र थे। कौन? साहू जी। ठीक, इसी को हुआ क्या, जब शिवाजी की 1680 में मृत्यु हुई तो इसी के जो शिवाजी के बेटे हुआ करते थे, 2 बेटे थे शिवाजी के, पत्नियां 3 थी। ठीक, पत्नियां 3 थी और बेटे 2 थे। तो एक बेटा संभाजी और दूसरा राजा राम। तो जो संभाजी हुआ करता था, संभाजी की हत्या करवा दिया औरंगजेब ने, और साहू जी जो उसका पौत्र संभाजी का लड़का हुआ करता था, यानी शिवाजी का पौत्र, उसको क्या कर लिया? अपने यहाँ कैद कर लिया था। ठीक, तो अब बचे कौन? जो शिवाजी का दूसरा लड़का था राजा राम, वही बचा था, और उसकी पत्नी ताराबाई, वही शासन कर रहे थे। कहां पर शासन कर रहे थे? मराठा साम्राज्य, महाराष्ट्र में। तो हुआ क्या, 1707 में 1707 ईस्वी बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को रिहा कर दिया। ठीक, साहू जी को रिहा कर दिया कि अब कोई आक्रमण नहीं होगा मराठा साम्राज्य की तरफ से और मराठा सहायता करेंगे। आगे की तरफ क्या हुआ, जब साहू जी रिहा हो गया तो जब वापस गया मराठा साम्राज्य में, तो उसको खुद अपने बाप और अपने दादा की जो संपत्ति थी उसको चाहिए थी। लेकिन शासन कौन कर रहा था? इसी का पिता का भाई, इसका पिता जो था संभाजी, उसका भाई राजा राम, यानी इसका चाचा शासन कर रहा था, और उसकी जो चाची हुआ करती थी ताराबाई। तो लिखेंगे इसमें 1707 ईस्वी खेड़ा का युद्ध।
नोट करेंगे 1707 ईस्वी खेड़ा का युद्ध। क्या? खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध। खेड़ा अहमदाबाद वाले क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक, खेड़ा का युद्ध देखिएगा, दो लोगों के बीच हुआ खेड़ा का युद्ध। नोट करेंगे, दो लोगों के बीच हुआ। एक तो हुआ, नोट करेंगे, ताराबाई, ताराबाई, और दूसरा हुआ साहू जी। ठीक, साहू जी। ताराबाई इसमें क्या हुई? ताराबाई इसमें पराजित हुई। ठीक, पराजित। और इसमें साहू जी क्या हुआ? विजयी हुआ। नोट कर लेंगे, साहू जी विजयी हुआ। ठीक, ताराबाई कौन थी? इनके आगे डैश देकर के कोष्टक में लिख लेंगे, राजा राम की पत्नी। राजा राम की पत्नी। राजा राम की पत्नी। और राजा राम कौन थे? शिवाजी के बेटे। शिवाजी, शिवाजी के बेटे थे। कौन? राजा राम, बेटे। शिवाजी के बेटे राजा राम थे और राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। ठीक, यानी शिवाजी के दो बेटे, एक संभाजी और संभाजी का लड़का साहू जी, राजा, और दूसरा शिवाजी का दूसरा लड़का संभाजी के अलावा राजा राम था। और राजा राम की ही पत्नी ताराबाई शासन करने लगी जब संभाजी को मरवा दिया गया था और साहू जी को कैद कर लिया था औरंगजेब ने। तो बहादुर शाह प्रथम ने जब छोड़ा तो उसने गया तो खेड़ा में युद्ध लड़ गया कि नहीं, हमारी संपत्ति को दीजिए, और साहू विजयी हुआ। और 1707 में अगला क्या बना? मराठा शासक बना। तो लिख लेंगे आगे, 1707 ईस्वी में साहू जी अगला मराठा साम्राज्य का शासक बना। ठीक, आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। ठीक, आगे की तरफ इस समय जो है पुर्तगाली कंपनियों का आगमन भी पहले हो चुका है। ठीक, जितनी भी यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाली ही क्यों, पुर्तगाली के बाद डच, डेनिश, फ्रांसीसी जो भी कंपनियां हैं, स्वीडिश से आई हुई, सारे का आगमन हो चुका है। तो अभी उधर हमको नहीं जाना है। ठीक, क्योंकि अभी आगे बढ़ने का मतलब है कि हमारा उत्तरवर्ती जो मुगल सम्राट हैं ये छूट जाएंगे। तो हम लोग उत्तरवर्ती मुगल सम्राट को पढ़ने के बाद फिर पुनः उसी क्रम में आ जाएंगे वापस, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1498 ईस्वी से स्टार्ट करेंगे देखना। ठीक, तो अभी उधर जाना ही नहीं है। लिखेंगे, जो यूरोपीय कंपनियों भारत में आगमन का कारण था, उनका पहला तो व्यापार करना, और जो दूसरा काम था वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक, ईसाई मिशनरियों का भी आगमन होगा, उसको भी देखा जाएगा। ईसाई मिशनरी क्या होती है? संत होते हैं, जैसे हमारे हिंदू संत होते हैं जो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ावा देते हैं, उसी प्रकार ईसाई मिशनरियों में भी यही होता है कि जो ईसाई धर्म के संत हैं वो उन्हें ईसाई मिशनरी बोला जाता है, जो प्रचार प्रसार के लिए आगे की तरफ काम करते हैं। तो 1711 में एक लाइन बस लिखना है, स्टार बनाकर लिखिएगा। 1711 ईस्वी में, 1711 ईस्वी, 1711 ईस्वी लिखेंगे, डचों का एक शिष्टमंडल, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा, सारा कुछ देखा जाएगा। ठीक, डचों लिखेंगे, डचों का एक शिष्टमंडल, शिष्टमंडल बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया, प्रथम के दरबार में आया, के दरबार में आया। ठीक, नोट कर लेंगे, डचों का एक शिष्टमंडल जो था वो बहादुर शाह के दरबार में आया। ठीक, बहादुर शाह प्रथम जो हुआ करता था इसके दरबार में आया। आने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम नोट करेंगे, जो आया वो था, उसका नाम नोट करेंगे, नाम जेसुआ केटेलार, जेसुआ केटेलार। ठीक, नाम नोट कर लेंगे, यूरोपीय नाम है जेसुआ केटेलार। ठीक, आगे की तरफ इसमें नोट करेंगे, लिखेंगे, यह एक पुर्तगाली महिला के सहयोग से आया था,
यह एक पुर्तगाली महिला के सहयोग से कहाँ आया था, भारत, और दरबार में गया। तो इस महिला को उपाधि दी थी जूलियाना। जूलियाना बहादुर शाह प्रथम ने खुश होकर इसको जूलियाना और फिदवा फिदवा और बीबी, फिदवा और बीबी, ठीक, उपाधि यहां लिख लेंगे। जो एक पुर्तगाली महिला हुआ करती थी जूलियाना, ठीक, जूलियाना ने इसको सहयोग दिया था आने के लिए। किसको? जेसुआ कैटलार जो था, जो डचों का एक शिष्टमंडल हुआ करता था, बादशाह से परमिशन लेने के लिए आया था भारतों में, ठीक, कंपनियों को स्थापित करने के लिए और व्यापार करने के लिए। क्योंकि जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ये ज्यादा मात्रा में भारतीय के जो बादशाह हुआ करते थे, जो यहाँ के शासक हुआ करते थे, उनको सोना चांदी की ला कर देते थे और यहाँ से व्यापार करते थे। ठीक, सोना चांदी कहाँ से लाते थे ये हम लोग देखेंगे उस समय आगमन, क्योंकि यूरोप में सोना चांदी नहीं होता है, ठीक, लेकिन लाते कहाँ से थे, तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या कहानियां है, वो अभी उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यह एक पुर्तगाली जो जेसुआ कैटलार था, जो एक डचों का एक शिष्टमंडल हुआ करता था, ठीक, शिष्टमंडल का मतलब एक समूह है, ठीक, वहां एक पुर्तगाली महिला के सहयोग से जिसका नाम था जूलियाना, ये लेकर आई और ये उपाधि पाई थी, ठीक। कौन उपाधि दिया था? बहादुर शाह प्रथम ने फिदवा और इसको बीबी, फिदवा और बीबी की उपाधि दी, ठीक। यहां तक आगे की तरफ लिखेंगे 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी, ठीक। बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ, बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह की मृत्यु हो गई, बादशाह की मृत्यु हो गई, ठीक। नोट कर लीजिएगा। बंदा सिंह बहादुर कौन था? हमने बताया था सिखों के जो गुरु अर्जुन देव थे 10वें, उन्हीं के सेनापति हुआ करता था बंदा सिंह बहादुर। उसी के खिलाफ अभियान के दौरान बादशाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक। तो ये रहा, हम लोग बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम या मुअज्जम के बारे में पढ़े, जो औरंगजेब का बेटा हुआ करता था, ठीक, जो कहाँ का सूबेदार हुआ करता था? काबुल का सूबेदार हुआ करता था, जिसको बूढ़ा बादशाह या साहे बेखबर कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, बूढ़ा बादशाह क्यों? क्योंकि सर्वाधिक उम्र में इसने बादशाह बना था, ठीक। चलिए आगे की तरफ हम इसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे, जहांदर शाह के बारे में, जो कि एक लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, जो ज्यादा दिनों के लिए तो नहीं, बस कुछ समय के लिए बादशाह बना था, ठीक, लगभग 1 सालों के लिए। तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी चीजें अगर नहीं समझ में आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और घटना चक्र पूर्वावलोकन, यूथ कंपटीशन या किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुकें या सॉल्व्ड पेपर लेकर के आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। और ये क्लासें हर चीजों के लिए उपयोगी हैं, ये नहीं कि केवल बस वन डे एग्जाम के लिए। आपके बेस से हर तरीके से हर जगहों पर आपको ये उपयोगी सिद्ध होंगे, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे अगले शासक के बारे में, लिखेंगे जहांदर शाह। जहांदर शाह, ठीक, जहांदर शाह। समय लिखेंगे 712 से लेकर 1713 ईस्वी, ठीक, 1712 से 1713 ईस्वी। जहांदर शाह लिखिएगा, मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक था। मुगल साम्राज्य का
मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। इसी वजह से इसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लिखेंगे लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब था, और औरंगजेब का हमने बताया था औरंगजेब के समय में कि 31 सालों तक उसी का एक वजीर दिल्ली की सल्तनत का शासन देखते रह गया था, जिसका नाम था असद खां। वो ईरानी था। ठीक, असद खां, जो कि औरंगजेब का बहुत विश्वास पात्र था। और औरंगजेब जब दक्षिण भारत के अभियानों पर था तो उसके पहले से ही वो वजीर हुआ करता था। ठीक, औरंगजेब का वजीर के रूप में काम किया, और वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक, बार बार वो वैसी साहब भाषण देते हैं तो आप सुने होंगे कि प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि हमारे वजीर आजम, ये बोले वजीर आजम का मतलब ही है प्रधानमंत्री। ठीक, तो मुगल साम्राज्य का जो प्रथम अयोग्य शासक था ये था जहांदर शाह। ये बना कैसे था? तो औरंगजेब का जो वजीर हुआ करता था असद खां। ठीक, असद खां का ही एक पुत्र हुआ करता था जुल्फिकार खां। ठीक, जुल्फिकार खां ईरानी अमीर गुटों का, या जो ईरानी थे वो अमीर थे। ठीक, वहीं से नादिर शाह आया हुआ था ना, शाहजहां के तख्ते ताउस को 1739 में नादिर शाह ने लूट कर लेकर चला गया। तो जुल्फिकार खां ईरानी एक अमीर था। ठीक, और उसने ही इसको मुगल सिंहासन पर बैठाया था। और आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अगर वो अमीर है, जैसे आज के हमारे देश की जो सत्ता हो गई है, अडानी और अंबानी जैसे परिवारों के एक धनी व्यक्ति के हाथों में सत्ता है। वो सरकार हम लोग बनाए हैं कि सरकार दिखावा के लिए है, लेकिन जो भी चलती है वो निजी जो अमीर व्यक्ति हैं अमीरों से चल रही है। ठीक, उनसे चल रही है। जो कहेंगे वो सरकार करेगी। महंगाई बढ़ गई उन्हीं के कहने से। हर चीजों का जो कहेंगे वही प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाएगा। वो कहेंगे ये चीज होगा तो ये चीज होगा। वो वही चीज हुआ था। जहादर शाह को अमीरी गुटों, जो अमीर गुट हुआ करता था, उसने बनाया। क्योंकि जहादर शाह जब शासक बना तो इसी का वजीर, अपना वजीर ही जुल्फिकार खां को बना लिया, और अपना जो वकील बनाया राजशाही, वो उसके पिता असद खां को बना लिया। यानी जो औरंगजेब के समय में वजीर हुआ करता था उसको अपना वकील बना लिया। अब जैसे जैसे वो कहते थे वैसे वैसे वो करता था। करना पड़ेगा क्योंकि उसने ही बनाया। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी की शक्ति नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ जो है अडानी अंबानी के खिलाफ या कुछ भी कर दे। कितना विधायक है उनके, सांसद होंगे, अरे बहुत होंगे, 350 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, जो भी है अभी वो करोड़ों रुपए दे करके खरीद लेगा। ठीक, उनके पास शक्ति नहीं है, इसलिए शक्ति हमेशा पूंजीवादियों से चलती है अधिकतर। ठीक, तो शासन पूंजीवादियों से होता। तो वही हाल इसमें भी थी। जहांदर शाह को यह प्रथम अयोग्य शासक इसलिए माना जाता है कि ये बस बैठाया गया था, जैसा वो कहा करते थे वैसा। लेकिन जहांदर शाह का एक संबंध और था। लाल कुंवर नामक एक वैश्या हुआ करती थी, नाचने वाली गाने वाली एक ठीक वैश्या थी दिल्ली की। उससे इसका प्रेम हो गया था जहांदर शाह का। ठीक, वो एक वैश्या से दिल्ली की लाल कुंवर नामक। अब क्या किया, उस प्रेम में ये भी बहुत ज्यादा समय तक दीवाना रहा, और उसके नात रिश्तेदारों को पूरे अपने दरबार में, उसके जितने नात रिश्तेदार हुआ करते थे अपने दरबार में, सबको उसी के नात रिश्तेदार को, जो लाल कुंवर के हुआ करते थे, रिलेशन से लेके उसके भाइयों को, सबको उसको दरबार में बैठा दिया, और पूरा शासन तहस का नहस हो गया। ठीक, तो इसलिए इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके। सिंहासन पाने में, जो अभी हमने बताया, लिखेंगे सिंहासन पाने में, सिंहासन पाने में, सिंहासन पाने में जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे असद खां का पुत्र, असद
खां का पुत्र, असद खां का पुत्र। ठीक, असद खां कौन था? लिख लेंगे औरंगजेब का वजीर, औरंगजेब का वजीर। ठीक, औरंगजेब का विश्वास पात्र वजीर था असद खां और उसी का पुत्र था कौन? जुल्फिकार खां। तो हमने लिखा कि सिंहासन पाने में जुल्फिकार खां के द्वारा मदद की गई थी, के द्वारा मदद की गई थी, नोट कर लेंगे, के द्वारा मदद की गई थी। ठीक, यहां तक हो गया। लिखेंगे नीचे स्टार बना करके, शासन की असली शक्ति, शासन की असली शक्ति, शासन की जो असली शक्ति थी, असली शक्ति दो लोगों के बीच थी। ठीक, इसका जो वजीर था, वजीर और दूसरा वकील। ठीक, जो वजीर और जो वकील थे, हमने बताया था कि वजीर कौन बना? यही जुल्फिकार खां। लिखेंगे जुल्फिकार खां। वजीर जो बना जुल्फिकार खां। क्या बना? जुल्फिकार खां। ठीक, और वकील जो बना इसमें वो था असद खां, असद खां। ठीक, असद खां और जुल्फिकार खां, शासन की असली शक्ति इनके में थी। ठीक, असली शक्ति वजीर थी। आगे की तरफ देखेंगे हम। जहांगीर शाह ने क्या किया? मेल मिलाप की इसने भी नीति अपनाई। ठीक, जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, कौन? मारवाड़ के अजीत सिंह, और इधर आमेर के राजा हुआ करते थे जय सिंह, उनको मेल मिलाप की नीति अपनाई तथा अपना उनको सूबेदार भी बनाया जगहों पर। आगे की तरफ इसमें लिखेंगे मेल मिलाप की नीति अपनाई इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। ठीक, इसने क्या किया? मेल मिलाप की नीति अपनाई। पहला इसमें लिखेंगे किसके साथ? जय सिंह। ठीक, जय सिंह कहाँ का राजा हुआ करते थे? आमेर का शासक। राजस्थान के क्षेत्रों में आमेर शासक से पहले नीति अपनाई और इनको क्या दिया? उपाधि मिर्जा राजा की कांवा सवाई। यही मिर्जा राजा सवाई जय सिंह, जिसने गुलाबी जो सिटी है, पिंक सिटी जयपुर को बनाया था। ठीक, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। जंतर मंतर भी इसने निर्माण करवाया था। और लिख लेंगे इसी आगे, इसे मालवा की सूबेदारी दी गई। इसे मालवा, कहाँ? मध्य प्रदेश की सूबेदारी दी गई। की सूबेदारी, सूबा का मतलब प्रांत यहाँ से, और उस प्रांत का राजस्व इकट्ठा करने वाला सूबेदार कहलाता था। सूबेदारी दी गई। ठीक, सूबेदारी दी गई। आगे की तरफ दूसरा नोट करेंगे इसमें जय सिंह के बाद अजीत सिंह। क्या? अजीत सिंह। दूसरा नोट करेंगे अजीत सिंह। कहाँ का अजीत सिंह राजा हुआ करता था? कोष्टक में लिखेंगे मारवाड़ का शासक। कहाँ का? मारवाड़ का शासक। ठीक, मारवाड़ का शासक हुआ करता था कौन? अजीत सिंह। नोट करेंगे इसे गुजरात का सूबेदार बनाया और इसे उपाधि दिया कौन? जहांगीर शाह। उपाधि दिया महाराजा अजीत सिंह, महाराजा की उपाधि दिया। ठीक, नोट कर लेंगे जय सिंह से और अजीत सिंह से इसने सूबेदार बनाया और उसके साथ उपाधि भी प्रदान किया। आगे की तरफ
आगे की तरफ वही इसकी जो भी लगाव था वो दिल्ली की एक वैश्या लाल कुंवर के साथ था। किसकी? दिल्ली की एक वैश्या लाल कुंवर के साथ हो गया था। ठीक, उसको देखेंगे हम लोग। चलिए आगे नोट करिएगा। जहांदर शाह, जहांदर शाह, जहांदर शाह का दिल्ली की एक वैश्या, दिल्ली की एक वैश्या लाल कुंवर से प्रेम प्रसंग था, प्रेम प्रसंग था। ठीक, और प्रेम प्रसंग था इसी वजह से लिखेंगे, इसी वजह से, इसी वजह से इसके, किसके? लाल कुंवर के, इसके सगे संबंधियों को, इसके सगे संबंधियों को, इसके सगे संबंधियों को, संबंधियों को इसने राज दरबार में, राज दरबार में नियुक्त रखा, नियुक्ति की, नियुक्ति की। आप समझ सकते हैं, दो चीज वहां पर राजनीति हो गई। एक तो जो अमीर गुट उसको शासक बनाया, और दूसरे इसका प्रेम प्रसंग। अब वो जैसा कहती थी लाल कुंवर वैसा करता था, उसके सभी नात रिश्तेदारों को भी भर दिया। और दूसरे इसका वजीर और वकील जो थे असद खां और जुल्फिकार खां, वो बाप बेटे जैसे चाहते थे। अब शासन की पद्धति यहाँ से धीरे धीरे दोनों की उसके राज दरबार में ही फूट होने लगा। ठीक, आगे की कहानी क्या हुई इसी के दरबार में लिखेंगे। दो मंत्री थे, आगे इसके दरबार के दो मंत्री थे, इसके दरबार में दो मंत्री थे, दो मंत्री थे। कौन कौन थे दो मंत्री? नोट करेंगे। नंबर 1 पहला था अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान। और दूसरा जो था हुसैन अली खान। और इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, आगे यही इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जानेंगे दोनों भाई अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। जिसको चाहेंगे उसको राजा बना देंगे, जिसको चाहेंगे उसको हटा देंगे। ठीक, दो मंत्री हुआ करते थे इसी के दरबार में, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। ठीक, इन्हीं दोनों भाइयों की मदद से जो है गद्दी पर बैठने के लिए जो फर्रुखसियर हुआ, उसने अगला शासक जो हुआ इसी दोनों भाइयों की मदद से जहांदर शाह की हत्या कर दिया। ठीक, नोट करेंगे। इन्हीं, ये दोनों भाई थे। ठीक, हुसैन, दोनों भाई, दोनों भाई थे। आगे नोट कर लेंगे, दोनों भाई थे। ठीक, दोनों भाई थे। लिखेंगे इन्हीं दोनों मंत्रियों के सहयोग से, मंत्रियों के सहयोग से, सहयोग से फर्रुखसियर ने, फर्रुखसियर ने जहांदर शाह की हत्या कर दी, जहांदर शाह की हत्या कर दी, हत्या कर दी, हत्या कर दिया। ठीक, और 1713 में इसकी हत्या कर दिया। किसकी? फर्रुखसियर ने। कौन किया? फर्रुखसियर ने। किसकी हत्या किया? जहांदर शाह की। और उसकी हत्या जब हो गई तो फिर अपने शासक बना 1713 से लेकर के फिर 1719 तक, फिर उसकी भी हत्या करके फिर यही दोनों भाई मदद करके अगले शासक को नियुक्त करेंगे। तो हम लोग अब अगले शासक फर्रुखसियर के बारे में पढ़ेंगे। किसके? फर्रुखसियर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे घृणित कायर कहा जाता है, डरपोक। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे अगले शासक के बारे में, तो नोट करेंगे फर्रुखसियर। चलिए आगे नोट करेंगे फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर।
फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। ठीक, समय नोट करेंगे इसका फर्रुखसियर का। ये 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। ठीक, 1713 से लेकर के 1719 तक। हमने देखा कि जो जहांदर शाह था, जहांदर शाह के दरबार में दो मंत्री हुआ करते थे। कौन? अभी अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां जो दोनों भाई थे, उसी की मदद से फर्रुखसियर ने क्या किया, जहांदर शाह की हत्या कर दिया, जो लंपट मूर्ख हुआ करता था। ठीक, जो लाल कुंवर से प्रेम प्रसंग करता था, उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद ये क्या बने, अगला ये शासक बना। ठीक, और अब इसको भी डर है कि जो भाइयों ने, दोनों भाई थे मंत्री, वो जो हत्या करके बनाए हैं वो किसी को भी बना सकते हैं, इसको भी हत्या कर सकते हैं। तो एक घृणित और डरपोक कायर था। ठीक, क्योंकि इसने भी हत्या करके शासक बना था तो थोड़ा डर रहा था, तो लिखेंगे इसे घृणित कायर कहा जाता है। इसे घृणित कायर कहा जाता है। इस बादशाह को पूछा जा सकता है किस बादशाह को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है मुगल बादशाह में, तो फर्रुखसियर। नोट करेंगे इसे घृणित कायर, घृणित कायर। ठीक, घृणित कायर कहा जाता है, कहा जाता है। इसको डर थी कि कहीं हमारी भी हत्या कहीं न हो करके क्या हो जाए अगला। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी बार बार राजीव गांधी को मना कर रही थी कि आप शासक न बने, हो सकता है आपकी भी हत्या हो जाए। ठीक, तो उसी के बाद से राजीव गांधी की भी हत्या होने के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री शायद इसी वजह से नहीं बना, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया। आगे की तरफ से लिखेंगे घृणित कायर कहा जाता है। लिखेंगे नीचे अपना, इसने अपना वजीर बनाया, फर्रुखसियर ने, फर्रुखसियर ने बनाया क्या, अपना वजीर। इसने अपना वजीर को बदल दिया। क्या, किसको बनाया अपना वजीर? नोट करेंगे अब्दुल्ला खां को, अब्दुल्ला खां, जिसके मदद से ये शासन सीट पाया था, सिंहासन। ठीक, दूसरा लिखेंगे और अपना सेनापति को ही उस समय क्या कहा जाता था, मुगल बादशाहों में मीर बख्शी, क्या मीर बख्शी कहा जाता था सेनापतियों को। ठीक, सेनापतियों को मीर बख्शी कहा जाता था। तो इसको मीर बख्शी किसको बनाया, अपना सेनापति हुसैन अली खां को, हुसैन अली खां। नीचे डबल स्टार बनाकर लिख लेंगे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लिखेंगे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, दोनों भाई भारतीय इतिहास में किंग मेकर, इंग्लिश में लिख लेंगे किंग मेकर, जिसका अर्थ हो जाएगा शासक निर्माता। किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, किंग मेकर का मतलब शासक निर्माता। कौन? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ठीक, नोट करेंगे इसको जल्दी। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां थे, जो दोनों भाई थे, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। लिखेंगे 1716 ईस्वी में
लिखेंगे फर्रुखसियर ने फर्रुखसियर ने फर्रुखसियर ने फर्रुखसियर ने बंदा सिंह बहादुर को बंदा सिंह बहादुर को ठीक बंदा सिंह बहादुर सिखों का जो सेनापति हुआ करता था, बंदा सिंह बहादुर को पराजित किया और उसको मरवा दिया उसको मरवा दिया। ठीक, अब अंग्रेजों से इसका क्या संबंध रहा, अंग्रेजों ने कैसे इसकी सहायता की। ठीक, अपना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको आगे ले जाने के लिए, उसको हम लोग अगली कक्षाओं में देखेंगे। आज की कक्षाएं यहीं तक। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। 1 से 2 दिनों की क्लासें और रहेंगी। उत्तरवर्ती मुगल सम्राट समाप्त होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग मराठा पेशवा देखेंगे 1 से 2 क्लास में। मराठा पेशवा खत्म होने के बाद 2-3 क्लासों में हम लोग सिख संप्रदाय देख लेंगे 1-2 क्लास में। तो इसके बाद फिर से हम आधुनिक भारत के ही इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को देखेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है और आराम से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो मेहनत से पढ़ते रहिए। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर आप ध्यान दें। किसी चीज़ के नोट्स इतना ही जो हमने लिखवाया है बेसिक टू एडवांस की तरफ है, इतना काफ़ी है कि अगर आप इसको सिस्टम से पढ़कर केवल प्रैक्टिस कर लें तो आपको फिर कुछ पढ़ने की भारतीय इतिहास में ज़रूरत ही नहीं है। प्राचीन से लेकर के मध्यकालीन भारत जितना भी यूट्यूब पे क्लासें पढ़ी, लगभग 52 क्लास प्राचीन इतिहास की है और 64-65 क्लासें मध्यकालीन भारत के इतिहास की हैं और इसमें भी लगभग 70-72 के आसपास जाएंगे, उससे ऊपर ही जा सकती हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। तो जो ये क्लासें हैं उतना ही आपके लिए काफ़ी है। मेहनत से पढ़ करके बस प्रैक्टिस करते रहिए। जो वनडे एग्जाम वाले हैं, टेट सीटेट तक हैं, जिनको इधर वनडे तक देना है, ठीक, तो वो यूथ कंपटीशन, घटना चक्र की बुकें और जो है किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक आती है सामान्य अध्ययन की, इसको लेकर के करें। और जो लोग समीक्षा अधिकारी और पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, केवल बेस मजबूत करने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं या बेस मजबूत करना चाहते हैं आप, तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले ले, उतना ही उनके लिए बहुत बेस्ट बुक है। ठीक, या यूथ कंपटीशन का घटना चक्र बुक सबसे बेस्ट होगी हमारे अंदाज से, जहां तक है हम लोग देखा है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर क्वेश्चन हुए हैं उसी को उसने सॉल्व्ड पेपर में शामिल किया और उसका नीचे हल भी देता लिख करके। तो इसलिए उसको पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर नोट्स से देखेंगे तो सारी चीजें आपको एक एक क्रम से समझ में आएंगी। और भारतीय इतिहास एक कहानी की तरह है, इसीलिए हमने बीच बीच में कहानी को भी बता रहे हैं, तो कहानी को आप समझते हुए भी चलें। ठीक, एक सिस्टम से चले। कहानियां बहुत हैं लेकिन कहानियों को हमें इतना नहीं है कि कहानियों को पढ़ते रह जाएं। और ऑनलाइन क्लास है और अगर हम कहानियों को जानते रह जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। ठीक, क्लास पीछे हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें एक दूसरे तक, और जो भी अपने आपके संपर्क में हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं। ठीक, एक दूसरे तक शेयर करते रहें ताकि सभी लोग एक बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ सकें। उमाकांत यादव सर जी क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।